अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे फर्स्ट जो ईयर की बायो की बुक है हमारे पास, उसका चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस को। तो सबसे पहले आज इस लेक्चर के अंदर हम इंट्रोडक्शन टू सेल देखते हैं कि सेल की किस तरह से डिस्कवरी हुई, इसके अंदर जो डिफरेंट सेल्स हैं जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या डिफरेंस है, और प्लांट्स और एनिमल सेल्स के अंदर बेसिक जो डिफरेंस है वो क्या है। सारे के सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पहले क्वेश्चन आ चुके हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेल की वर्ड ओरिजिन से। वर्ड जो सेल है ये लैटिन वर्ड सेलुला से निकला है विच मीन्स स्मॉल रूम। ये पता होना चाहिए आपको कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि सेल का जो वर्ड है वो किस वर्ड से निकला है तो इसके ओरिजिन के बारे में आपको पता होना चाहिए। लैटिन वर्ड से निकला है सेलुला विच मीन्स स्मॉल रूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन हम डिस्कवरी के ऊपर जाएँ तो हमारे पास दो तरह के सेल्स हैं, एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स। अब हम डिस्कवरी के बारे से बात करें तो क्वेश्चन इस तरह से आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर द लिविंग सेल। लिविंग सेल की अगर बात आए या एनिमल सेल की बात आए या बैक्टीरियल सेल की बात आए तो आपको पता होना चाहिए जो साइंटिस्ट जिसने लिविंग सेल या बैक्टीरियल सेल को डिस्कवर किया वो था एंटोनी वैन लीeuwenhoek, और इसका जो डेट है वो 1676 के अंदर इसने ये डिस्कवर किया था। और उस वक्त जो ऑर्गेनिज्म इसने डिस्कवर की थी उसको हम एनिमल क्यूलिक्स भी कहते हैं। एनिमल क्यूलिक्स कहते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को, क्योंकि एंटोनी ने जो उस वक्त डिस्कवर किया था हमारे पास सेल वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर था जिसको बाद में बैक्टीरिया का नाम दिया गया। इस वजह से हम कहते हैं एंटोनी वैन लीeuwenhoek को फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं या फादर ऑफ बैक्टीरिया भी कहते हैं। ये दो चीज़ें भी इससे रिलेटेड आपने ध्यान में रखनी है। देन हम बात करें प्लांट सेल की। प्लांट सेल की बात कर लें या नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल की बात कर सकते हैं या इसी तरह से हम सेल वॉल की बात कर सकते हैं। इन सब को जिसने डिस्कवर किया वो रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट था इन 1665। अब यहाँ पर आपने ये समझना है कि जो रॉबर्ट हुक था इसने 1665 के अंदर एक कॉर्क ली, यानी प्लांट की कॉर्क सेल्स को इसने स्टडी किया विद द हेल्प ऑफ इट्स लाइट माइक्रोस्कोप। और जब इसने लाइट माइक्रोस्कोप में उन कॉर्क सेल्स को देखा तो इसने टाइनी हेक्सागोनल डेड सेल्स देखे, जिनको फिर फर्दर जब स्टडी किया गया तो देखा गया कि ये सेल वॉल थी उन सेल्स की। यानी हम इसकी जो प्लांट सेल्स की या नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल की डिस्कवरी की जो हम यानी देते हैं क्रेडिट वो रॉबर्ट हुक को देते हैं। देन हम बात करें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो MD कैट के हवाले से या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हवाले से इंपॉर्टेंट है वो ये है कि रॉबर्ट हुक ने अपनी इस डिस्कवरी को किस किताब के अंदर मेंशन किया। तो इसकी जो बुक थी माइक्रोग्राफिया, इसके अंदर इसने मेंशन किया अपनी इस डिस्कवरी के हवाले से। ये नाम आपने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। देन हम जाते हैं सेल थ्योरी के ऊपर। अब सेल थ्योरी की बात करें तो डिफरेंट पास्टुलेट्स हैं सेल थ्योरी के। वो आपको पता है कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। देन हम कहते हैं कि सेल जो है कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो वन या मोर देन वन सेल से मिलकर बनता है। इसी तरह से फिर हम कहते हैं कि जो हेरिडिटी मटीरियल का ट्रांसफरिंग है फ्रॉम पेरेंट्स टू डॉटर वो भी थ्रू सेल होती है। देन हम ये कहते हैं कि जितने भी मेटाबॉलिकल प्रोसेस हैं जो बॉडी के अंदर होते हैं वो सारे के सारे विद इन दी सेल्स होते हैं। ये तो कुछ पोस्टुलेट्स हैं। लेकिन हम जब साइंटिस्ट की बात करते हैं तो हमारे पास दो मेन साइंटिस्ट आते हैं, शेवान एंड शील्डन। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1838 के अंदर कुछ पास्टुलेट्स दिए सेल थ्योरी के, और इस हवाले से फिर अपनी जो है आगे खिदमात दी। देन हम बात करते हैं रुडोल्फ विर्चू की। रुडोल्फ विर्चू वो साइंटिस्ट था जिसने ये कहा था कि जितने भी न्यू सेल्स हैं वो अराइज होते हैं बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टेंट सेल्स, यानी जो भी नया सेल बनेगा वो अपने ही पुराने प्री एग्जिस्टेंट सेल से डिवीजन के थ्रू बनेगा। इसने ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट एक दी थी, ओमनस सेलुला सेलुला, कि जो न्यू सेल्स हैं वो अराइज होते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंट सेल्स, या न्यू सेल दूसरे सेल से ही बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ आपने सेल थ्योरी के हवाले से याद करनी है। अब यहाँ पर इसलिए मैं आपको तेज़ी से चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम MD कैट या नीट की हवाले से तैयारी कर रहे हैं, तो लिहाजा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके साथ सिर्फ शेयर करने हैं। देन हम बात करते हैं प्रोटोप्लास्ट की। प्रोटोप्लास्ट टर्म को आपने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। इस हवाले से क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं। प्रोटोप्लास्ट हम कहते हैं यानी ऐसा सेल जिसकी सेल वॉल रिमूव्ड हो, यानी हम कह सकते हैं कि सेल विदाउट इट्स सेल वॉल, उसको हम प्रोटोप्लास्ट कंसिडर करते हैं। प्रोटोप्लास्ट के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, न्यूक्लियस आता है और साइटोप्लाज्म आता है। ये दो चीज़ें जो हैं वो प्रोटोप्लास्ट के अंदर आती हैं। देन हम बात करते हैं सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। ये एक नई टर्म होगी आपके लिए, लेकिन यहाँ पर बताना ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं
कि जब प्रोटोप्लास्ट को एज अ स्टार्टिंग मटेरियल लें फॉर द ग्रोइंग ऑफ प्लांट विच हैज़ डिज़ायर क्वालिटीज़, यानी हम एक ऐसा प्लांट ग्रो करना चाहते हैं जिसके अंदर हमारी डिज़ायर क्वालिटीज़ हो, तो ऐसे प्लांट को ग्रो करने के लिए अगर हम प्रोटोप्लास्ट को एज अ स्टार्टिंग मटेरियल लें तो उस प्रोसेस को हम फिर क्या कहते हैं, उसको हम सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। सो ये टर्म भी आपने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है। देन हम बात करते हैं सेल थ्योरी किन जो है वो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, किन सेल्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। सबसे पहला पॉइंट है ए सेलुलर लाइफ, यानी ए सेलुलर लाइफ के अंदर जितने भी स्पीशीज़ हमारे पास, जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनमें हम लेते हैं वायरसेस को, प्रियॉन्स को लेते हैं, वायरॉइड्स को लेते हैं, इन सारों के ऊपर जो है सेल थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होती। देन हम बात करते हैं ऑन फर्स्ट सेल, यानी यूनिवर्स की अगर हम बात करें या किसी ऑर्गेनिज्म की फर्स्ट सेल की बात करें तो उसके ऊपर भी सेल थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होती। वजह यह है इसकी क्योंकि हम कहते हैं कि सेल थ्योरी ये कहती है कि जो न्यू सेल बनता है वो प्री एग्जिस्टेंट सेल से बनता है, जबकि हम फर्स्ट ही सेल की बात कर रहे हैं तो लिहाजा इसके ऊपर भी सेल थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होती। लास्ट पॉइंट के हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसी मशीन है जिनको टिश्यू कल्चर्स के अंदर यूज़ किया जाता है, यानी जब डिफरेंट किस्म के कल्चर्स किए जाते हैं तो जो सेल प्रोड्यूस होते हैं वहाँ पर उनको काउंट करने के लिए जो मशीन यूज़ होती है उसको हम हीमोसाइटोमीटर कहते हैं। इसको हम काउंटिंग डिवाइस भी कह सकते हैं। सो ये कुछ हमने बेसिक जो है चीज़ें देखी। अब हम जाते हैं स्टेबल के ऊपर, और इस टेबल के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपने ध्यान में रखनी है। इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या डिफरेंस है। सो प्रोकैरियोटिक सेल के अगर हम वर्ड को दो हिस्सों में डिवाइड करें तो हमारे पास एक लफ्ज़ बनता है प्रो और दूसरा बनता है कैरियोटिक। प्रो बोलते हैं बिफोर और कैरियोटिक बोलते हैं कैरियॉन्स, विच मीन्स न्यूक्लियस, यानी बिफोर न्यूक्लियस। जबकि हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो यूकैरियोटिक में दो लफ्ज़ हैं, यू एंड कैरियोटिक। यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियॉन्स मीन न्यूक्लियस, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ट्रू डेवलप न्यूक्लियस हो। सो बेसिक डिफरेंस यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म रखे जाते हैं जिनके अंदर वेल मेम्ब्रेन्ड या वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता और वेल मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनरीज प्रेजेंट या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होते। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर वेल मेम्ब्रेन्ड या वेल डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और साथ में वेल मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनरीज प्रेजेंट होती हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस को फिर परफॉर्म करती हैं। सो ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। देन हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर होते हैं, जबकि हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो ये हमारे पास क्या हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। सो ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। अब हम जाते हैं, यहाँ पर आप गौर करें ज़रा फीचर्स के अंदर, तो हमारे पास सबसे पहला फीचर है न्यूक्लियस का, यानी किन सेल्स के अंदर हमारे पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और किन के अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल्स के तौर पर यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है बैक्टीरिया की। सो बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, जबकि प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो कि यूकैरियोटिक कैटेगरी के अंदर आते हैं उन दोनों के अंदर हमारे पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। देन हम बात करते हैं फ्लैजिला की। सो फ्लैजिला जिस प्रोटीन से मिलकर बनता है बैक्टीरिया के अंदर वो फ्लैजिलेंट प्रोटीन होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर यानी प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर ट्यूबुलेंट प्रोटीन से ये मिलकर बनता है। देन हम बात करते हैं क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम की बात करें तो ये हेरिडिटी मटेरियल है, यानी डेटा को ट्रांसफर करता है। सो बैक्टीरिया के अंदर सर्कुलर और हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि एनिमल और प्लांट सेल्स के अंदर लीनियर और डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। देन नेक्स्ट जाते हैं हम कुछ स्ट्रक्चर्स के ऊपर, कुछ ऑर्गेनरीज के ऊपर जो कि इन डिफरेंट सेल्स के अंदर पाई भी जाती हैं, बास के अंदर और बास के अंदर नहीं पाई जाती। सो लाइजोसोम की बात करें, लाइजोसोम एक ऐसी हमारे पास स्ट्रक्चर है, एक ऐसा ऑर्गेनरी है जो कि फॉरेन पार्टिकल्स की जो है उनको जिस वक्त वो सेल के अंदर इनगल्फ हो जाते हैं सो उनको ये ट्रीट करता है, यानी उनको ये डाइजेस्ट करता है। इसकी डिटेल के अंदर हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं कि लाइजोसोम बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट नहीं होता और प्लांट्स के अंदर भी प्रेजेंट नहीं होता, जबकि एनिमल सेल्स के अंदर लाइजोसोम की प्रेजेंस होती है। देन साइटोस्केलेटन की बात करें, साइटोस्केलेटन जो है हमारे पास बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। अब यहाँ पर बेसिक सिंपल चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि कोई भी वेल मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनरी जो है वो प्रेजेंट नहीं होती बैक्टीरियल या प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स के अंदर, और कोई भी ऑर्गेनरी उनके अंदर प्रेजेंट नहीं होती।
देन हम बात करते हैं प्लास्टिड्स की। तो प्लास्टिड का काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर होता है, जबकि बैक्टीरियल और एनिमल सेल्स के अंदर ये एब्सेंट होते हैं। देन हम बात करते हैं डिवीजन की, कि इन सेल्स की डिवीजन किस तरह से होती है। सो अगर हम बैक्टीरियल की या प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो इनके अंदर सिंपल बाइनरी फ्यूजन से या डायरेक्ट फ्यूजन से हमारे पास डिवीजन हो जाती है, जबकि प्लांट्स और एनिमल सेल्स के अंदर माइटोसिस और मियोसिस का प्रोसेस होता है और सेल्स जो हैं वो डिवाइड होते हैं। देन माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, सो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये बैक्टीरियल सेल्स के अंदर एब्सेंट होता है, जबकि प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और लास्ट हमारे पास आता है सेंट्रियोल्स। सो सेंट्रियोल्स के बारे में आपने ध्यान में रखना है कि सेंट्रियोल्स सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि हमारे पास जो प्लांट्स हैं और बैक्टीरिया हैं उनके अंदर एब्सेंट होता है। सो ये टेबल इसके आपने अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऑर्गेनरीज, कुछ स्ट्रक्चर्स की मैंने बात किया है जो कि डिफरेंट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं और कुछ के अंदर नहीं होती। सो ये सारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने कोशिश की कि उन पॉइंट्स को डिस्कस करें जो कि आपके एमडी कैट के अंदर पूछे जा सकते हैं। सो इस लेक्चर को आपने गौर से देखना है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सेल वॉल को देखेंगे, दैन फिर मेम्ब्रेन्स के ऊपर जाएंगे और दैन फिर आगे ऑर्गेनरीज को देखेंगे। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़।